कोरोना का कोहराम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग चिंता में है। देश के प्रधानमंत्री समय समय पर देश को संबोधित करते हुए समझाते रहते हैं कि किस तरह से इस काल से निपटना है। अब ये भी कह दिया है कि ये जीवन का अब एक आधार ही बन चुका है, आपको इसके साथ रहना सीखना होगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू में लगातार मामले आ रहे और जिस तरह से लगातार जो है रफ्तार जो है वो धीमी नहीं हो रही है, उससे चुनौतीपूर्ण माहौल भी है। और चिंता का विषय ये है कि आखिरकार जिन मरीजों की रिपोर्ट जब वो जीवित होते हैं वो पॉजिटिव आती है, लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वही रिपोर्ट जो है नेगेटिव हो जाती है। हमारे साथ अशोक जी हैं, बात करने के लिए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस समय एक तरह से लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या स्वास्थ्य विभाग हो, विश्वासघात कर रहा है और किस तरह से दोबारा विश्वास जगाने की कोशिश करनी होगी स्वास्थ्य विभाग को। क्या लगता है सर कि जब एक व्यक्ति जीवित होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो संक्रमित माना जाता है, लेकिन मृत्यु जैसे ही उसकी घोषित होती है उसके बाद वो नेगेटिव कैसे हो जाता है? मैं पर्टिकुलर उस बच्चे के विषय के अंदर बात करने का प्रयास करना चाहता हूँ जो छत से गिरा था। मुझे लगता है ये उसी का किस्सा है। ये एक जांच का विषय है और डॉक्टर शशि जो हैं अस्पताल के अंदर उस विभाग की इंचार्ज है। मैं उनको एक पत्र लिखता हूँ अभी आज ही आपके समक्ष। तो डॉक्टर शशि जी उत्तर दीजिए, वो जो बच्चा छत से गिरा था आज से ठीक 12 दिन पहले, वो जब आया तो पॉजिटिव था, जो मृत्यु हो गई तो नेगेटिव हो गया। ये कौन सा आला है हमारे पास? अभी हमने 2 मशीनें, श्रीमान आपको शायद याद होगा, पता नहीं आपने इंटरव्यू करा था मेरा, वो जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके माध्यम से जल्दी हमने ला करके, हर्षवर्धन जी के माध्यम से। तो मैं इस विषय पर सारी जांच डॉक्टर शशि के माध्यम से करने का प्रयास करने की आगाह करना चाहता हूँ। और मैं एक पत्र श्रीमान श्री डोलू जी को भी लिख रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के विषय के अंदर की परिभाषाएँ कि पैसे ले लो, पैसे दे दो, जो आम सूचनाएं बाहर से सुन रहे हैं, इसके विषय के अंदर एक जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए जो कमेटी फौरन इस व्यवस्था की पालना करे कि पॉजिटिव कब हुआ तो नेगेटिव कब हुआ। ये जांच का विषय है। और पर्टिकुलर ये जो बच्चा मरा है कैसे कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ। महिला के साथ भी इसी तरह का वाक्य सामने आया। वो गर्भवती होती हैं, उसके बाद बच्चा पेट में ही मर जाता है, लेकिन घर जाती हैं तो स्वस्थ होती हैं। दर्द उठती है, हॉस्पिटल प्रशासन की निगरानी में होती है और वहाँ पर उनको हल्की सी दर्द जब होती है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद उनके परिवार वालों को भी यही कहा जाता है जनाब ये कोरोना पॉजिटिव थी। उनकी पूरी फाइल जो है दबा ली जाती है, फाइल नहीं दी जाती है। और उसके बाद जब जांच का विषय होता है, मीडिया में वो मामला उछलता है तो उनको कहा जाता है जनाब ये नेगेटिव है। तो अब लग रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से टेस्ट करवाएगा या इन पर वो विश्वास कर पाएगा कि वेदर आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव, ये विश्वास टूट रहा है। ऊपर भगवान, नीचे डॉक्टर, और डॉक्टर को भी भगवान की पदवी। और जब वो विश्वास को ठेस लग जाएगी, मैं सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज जो आज वहाँ हैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ, ये बड़े किस्से SMGH के अंदर घटनाएं घट रही हैं और कोई भी डॉक्टर, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोरोना के विषय के अंदर चंद शब्द कहने से पहले उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की जब तक रिपोर्ट नहीं होती उसके अपने शब्दों का उच्चारण नहीं करना होगा। और सुपरिटेंडेंट SMGH जी, आप इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो घेराव करूंगा, उन डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर डॉक्टर परमात्मा का रूप है कोरोना काल के अंदर, जो अच्छा काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, और काली मछलियाँ, काली भेड़ें भी उसमें है। काली भेड़ों के विषय के अंदर हमको पहचान करनी होगी। और इस तरह का जो कोरोना काल के अंदर ये जो उर्धम मचाया हुआ है, तुम पॉजिटिव हो, तुम नेगेटिव हो, और विश्वास नाम के शब्द को, जिस विश्वास को श्रीमान उपराज्यपाल महोदय बहाल करने की बातें करना चाहते हैं, पैदल चलना चाहते हैं, पैदल लोगों से भेंट कर रहे हैं, वो इस तरह से घर में बैठ करके एसी कमरे के अंदर वैसी विचारधारा को अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहते। श्रीमान मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की पालना श्रीमान सिन्हा साहब के माध्यम से करी है, लेकिन वो नीचे दिखनी चाहिए। आपको लगता है कि जब से आए हैं मनोज सिन्हा तो चुनौतियां भरपूर हैं, किस तरह की चुनौतियों का भी वो सामना कर रहे हैं और किस तरह की चुनौतियों से उनको अवगत कराना पड़ेगा एक नागरिक होने के नाते कि ये भी चुनौती है। आप ये देख लीजिए जनाब, हम काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऑक्सीजन का टैंक बना हुआ है, याद है आपको, पता है? वो वहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन जाती कहाँ है? पेशेंट के पास नहीं पहुँचती। मैकेनिकल विभाग की वो जिम्मेवारी है। मैकेनिकल विभाग क्या कर रहा है? उसके पैसे लेता है वो, ठीक करने के, चार्ज करने के, ऑक्सीजन लाने के। एक बहुत बड़ा घपला है। उस घपले के विषय के अंदर भी विचार होना चाहिए। मैंने सिलेंडरों की जो महामारी फैली हुई है, मारामारी पड़ी हुई है, 700 सिलेंडर एक दिन में कहाँ लग रहे हैं, कितने पेशेंट आ रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। 700 सिलेंडर लाने कहाँ से हैं? अगर कल को 1000 की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास पीछे कैपेसिटी नहीं है। यहाँ हाहाकार मचने की आकांक्षाएँ हो गई हैं। अब ये भी एक ऐसी नौबत आने का प्रयास हो रहा है माननीय उपराज्यपाल महोदय, आने वाले समय के अंदर किसी अस्पताल के अंदर, मैं पैनिक फैलाने की बातें नहीं करना चाहता हूँ, जगह ही नहीं मिलने की आकांक्षा हो रही है। और हम लोग ये कटरा वाला अस्पताल नारायणा, इसके अंदर सिर्फ ये इस नाम का वीआईपी जाएगा, ये उस नाम का वीआईपी जाएगा, और जनरल पब्लिक कहाँ जाएगी? जब आप सीधा संपर्क जनरल पब्लिक के साथ रखते हैं, जब आप सीधी बात, आप रघुनाथ मंदिर आए और वहाँ के जो लोग थे उनके साथ बैठ कर के आपने चर्चा कर ली, फिर आपने बाजार सेशन को, मुझे पता चला आप बुला रहे हैं, फिर जनरल लोगों को भी आप बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ हम वीआईपी ट्रीटमेंट है, ये वीआईपी कल्चर है, इसको हमको तोड़ना होगा। और जम्मू के अंदर की परिस्थितियाँ जो आज बन रही हैं कोरोना काल के अंदर, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हमको जगहें नहीं मिल रही हैं। मुझे रात को 2 लोगों ने संपर्क करा कि यहाँ जगह नहीं है अशोक जी, क्या लुधियाना या ये पठानकोट के अंदर कोई हमारा प्रबंध हो सकता है? रात मैंने 2 पेशेंट का प्रबंध, पर एक पठानकोट एक लुधियाना के अंदर करा। मैं ये मांग करना चाहता हूँ। सर, ये आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक तौर पर इस समय कमज़ोर होगा, मिडिल क्लास होगा या गरीब होगा, वो कैसे लुधियाना जाएगा, वो कैसे अमृतसर जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक हम देखते हैं कि भारत ने ब्राज़ील को भी पार कर दिया, दूसरे नंबर पर आया कोरोना केसेस में, तो आपको लग रहा है कि अब शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा नीति की बात हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य नीति की बात क्यों नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर? इसलिए नहीं हो रही कि नीचे का जो आपने एक शब्द पहले प्रयोग करा, कहाँ से शुरू करूं? एक प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठा हुआ है, माननीय आदरणीय, वो प्रिंसिपल महोदय कहते हैं मेरे से काम नहीं हो रहा। अगर आप काम कर नहीं सकते, दोषी कौन है? सिन्हा साहब को सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है, वो प्रारंभ कहाँ से करूं? मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस बंद है, यहाँ से कॉल जाती है डॉक्टर, घर में कुछ डॉक्टर काली मछलियाँ घर में बैठ कर के प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। सुबह सुबह आप जाइए, वो घर के बाहर वाला जो उसकी जिसमें वो गाड़ी रखता था, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस चालू है। क्यों नहीं सीआईडी या पुलिस विभाग के लोग कुछ ऐसी काली मछलियों को पकड़ने का प्रयास करते? कुछ बीच में बड़े बड़े अच्छे भी हैं जो वहाँ 12-12 घंटे 14-14 घंटे। आपका सुपरिटेंडेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज कोरोना संक्रमित मिस्टर भूषण, भारतभूषण जी, डिप्टी कोरोना संक्रमित, 3 डिपार्टमेंट के हेड, स्वयं ये संक्रमित, कोरोना संक्रमित, ईएनटी, मैं कितनों का नाम लूँ? अगर मैं अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे डॉक्टर जो दिन रात वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी करूँगा। लेकिन मोदी जी ने जो आपने एक पहला प्रश्न करा, कुछ लोग लुधियाना चले गए, कुछ लोग पठानकोट चले गए, जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान बनाया है कि हम एक एक व्यक्ति की हम इंश्योरेंस करेंगे। मैं सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ, उस पॉलिसी को तत्कालिक लागू किया जाए, और जो लोग कोरोना संक्रमित होते हैं वो किस तरह से बच पाएँ, किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी माननीय मोदी जी ने दी है, इस काल के अंदर भी जो स्पेशल उनका ध्यान, एक बार यहाँ भाषण दिया था उन्होंने स्टेडियम के अंदर, याद है आपको, कि मैं भेदभाव को मिटा करके रखूँगा। उसी दृष्टि से पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी आज लाइफ इंश्योरेंस ये पॉलिसी नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को मिली है, और ये प्रयास श्रीमंत सिन्हा साहब के माध्यम से भी हुआ है।
मैं इसलिए उनसे कहना चाहता हूँ तत्कालिक इसको कल से ही लागू करें। जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, जिसके पास डोमिसाइल है, ऐसी घटनाओं के माध्यम से अगर वो संक्रमित हो जाते हैं, उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दिखा करके उसको लागू करने का प्रयास किया जाए। और माननीय मोदी जी का धन्यवाद, सिन्हा साहब का धन्यवाद, सिर्फ लागू करिए। लेकिन देरी किस व्यक्ति के द्वारा होती है? अगर केंद्र योजनाएं लाता है, यहाँ के प्रशासन में वो कोताही है कि वो निर्भर रहते हैं कि एक व्यक्ति उसको लागू करेगा, दूसरा करेगा, या अफसरशाही ऐसे? क्योंकि केंद्र, अगर हम कहें तो संसद में जो भी सांसद होता है वो बखान करता है केंद्र की नीतियों का कि जम्मू कश्मीर के लिए किया, लेकिन जनता कहती है जनाब कहाँ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई कि वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ अगर 20 सिलेंडर लगते थे, आज 700 लग रहे हैं। इसका मतलब लोगों का प्रेशर ज़्यादा है, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। 1500 लोगों की नियुक्ति करनी है, अधिकार प्रिंसिपल को दे दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल जितने दिन बैठे हुए 1 महीना 1.5 महीना वो नियुक्तियां नहीं कर पाए। सर, एक तरफ से जिस तरह से आपने कहा रिटायर्ड डॉक्टर्स को वापस सेवा के लिए बुलाया जा रहा है, तो अगर ये नियुक्तियां हो जाएंगी, एक तरफ से बेरोजगारी की जो समस्या जो उत्पन्न हुई है वो भी खत्म होगी, दूसरी तरफ से कोरोना काल में जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो लोग सेवा करेंगे, तो इसमें परेशानी क्या है? मैं कहता हूँ ज़िंदगी के अंदर पहली बार हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट। पहले हम इंटरव्यू लेंगे, फिर उनकी डेट निकालेंगे, फिर उनका रिजल्ट निकालेंगे। ये नहीं है। श्रीमान उपराज्यपाल महोदय ने क्या कहा, अगर 1500 नौकरियां हैं, 3000 लोग आ जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट। कौन आदमी सही मानों में लगना चाहिए, उसी टाइम उसको लेटर दे दो हाथ में, मैं तुम लग गए। यानी कोई भी प्रक्रिया का कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए हमको, कोई इंटरव्यू नहीं। आप इंटरव्यू लेंगे, फिर उसकी लिस्ट बनेगी, फिर उसमें बेईमानी होगी, फिर सियासतदान आएंगे, फिर ये जो कोरोना काल है इसको कैसे अटेंड कर पाएंगे? ये प्रिंसिपल को कह करके रखा है, लेकिन कर नहीं पाया। मैं इसलिए मांग करना चाहता हूँ, श्रीमान उपराज्यपाल महोदय, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ करके, जो अमर उजाला के अंदर छाप करके कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा, आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप छोड़ देंगे, आप तनख्वाह लेते हैं। और कोरोना काल के अंदर जो लोग रिटायर्ड आकर के सेवा कर रहे हैं और आप कुर्सी पर बैठ करके छोड़ने की बातें करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता आपको बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए श्रीमान उपराज्यपाल महोदय, जो छोड़ना चाहते हैं कृपा करके उनको प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, कुर्सी खाली करवाइए, किसी अच्छे से व्यक्ति को लाइए, वहाँ बैठ करके वो फटाफट वो पोस्टें भरे, लोग वहाँ काम करने वाले हों, अच्छे लोग जो वहाँ काम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से कर पाएँ। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, एक प्रिंसिपल भी है, उस काम से हमको निजात पाई जाए। और जो पहले प्रिंसिपल थे वो आज भी डोडा में बैठ करके अपने आप को प्रिंसिपल समझते हैं। तो इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये सारी गलती उस कुर्सी की है जिस प्रिंसिपल आज के प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। सरकार दिल्ली सबकी इंश्योरेंस लेकिन लागू नहीं हो रही, वो लागू की जाए सिन्हा साहब के माध्यम से और सबको उसका लाभ मिल पाए। और उसके बाद ये जो पोस्टें हैं, कम से कम जो हम कहते हैं ये हमारे बेरोजगारी 1500 तो लग जाए। आर्डर भी दे दिया है लेकिन लगा नहीं पा रहे। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनके ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर उनका घेराव करूँगा। और ये जो लोग 3 दिन के अंदर 15 लोग मरे, इसकी जांच होनी चाहिए। और आगे से अगर किसी की गलती के कारण कोई मरेगा तो उसका हिसाब एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। अच्छे लोग भी हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, इसमें मैंने इतने बढ़िया लोग देखे हैं। वहाँ के सुप्रीटेंडेंट मिस्टर दारा सिंह जो दिन रात वहीं रहते हैं, एक भारत भूषण जी है, वहाँ से जाता ही नहीं है वो दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन आदमी घर में बैठ करके काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसको देख रहे। अभी श्रीमान उपराज्यपाल जी ने कहा, आप लोगों के बीच के अंदर जाओ, लोगों को बुलाओ, उनकी बातें सुनो, उनके लिए समय दो। उन्होंने कहा जनसंवाद की शुरुआत की। जनसंवाद, अरे बाबा जो समय दिया जनसंवाद का, आप किसी कार्यालय के अंदर चले जाओ, वहाँ जनसंवाद वाले व्यक्ति मिलते नहीं हैं। लेकिन जन परेशान जरूर है। अरे जन पता ही नहीं चल रहा जन जा कहाँ रहा है। एक और समस्या आपको बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। आपको शहर के अंदर फर्द नहीं था, जब कोई ज़मीन लेनी थी, ज़मीन देनी थी, फर्द नहीं होता था।
अब इन्होंने फ़र्द लगा दिया है, उसमें नोवेशन सर्टिफिकेट है। नजूल का लाओ, JDA का लाओ, उसके बाद में तुम्हारा ये जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट का लाओ, कोई 30,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है। माननीय उपराज्यपाल जी, आपको वो वीडियो दूंगा जो हमने बनाई है। पैसे मांग रहे हैं, पैसे लोग दे रहे हैं, क्यों नहीं? वन विंडो। मेरे पास एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है महाराजा का, अभिषेक बताना बेटा, महाराजा का, मेरे पास एक महाराजा के हाथ का लिखा हुआ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, महाराजा ने वो ज़मीन जम्मू कश्मीर की कितने लाख में खरीदी, एफिडेविट है। और जब महाराजा ने खरीदी तो नजूल कहाँ से आ गया? 57,000। ये देखो, मैं प्रूफ से बात करूँगा जी, ऐसे नहीं करूँगा। ये देखिए, ये है उसकी सारी परिभाषा, ये उनके हाथ उस कार्यकाल, उस समय का हस्ताक्षर भी हैं। महाराजा के हस्ताक्षर है इसमें। जब ज़मीन उन्होंने खरीदी, ये डोगरों को हो गई, हमको तो हमारा अधिकार, हमारा फ़र्द मिल गया, तो फिर नजूल डिपार्टमेंट, JDA डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैसे खाने की स्कीम रखी हुई है। इसको तत्कालिक बंद करिए। और ये जो कोरोना काल के अंदर की घटनाएं घट रही हैं, फिर उसी मुद्दे पर आता हूँ। जो प्रिंसिपल काम नहीं करना चाहता उसको चलता किया जाए और फटाफट 1500 लोगों की भर्ती की जाए, ताकि ये जो कोरोना काल के अंदर की भीषण पसीना बनी हुई है उससे निजात पाई जाए और हमको राहत मिलेगा। चलिए, साफ तौर पर कोरोना काल का समापन नहीं हुआ है, काफ़ी लंबे समय से शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन का हर एक व्यक्ति को इंतज़ार है, हर वैज्ञानिक जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव है, कहीं ना कहीं वो लोगों की जान लेने पर आतुर है, जिसके ऊपर उपराज्यपाल को संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।